आप सभी का हमारे विशेष समाचार में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी वो अहम खबरें जो सीधे तौर पर लाखों जिंदगियों पर असर डालती हैं। आज हम देश के 3 प्रमुख राज्यों और केंद्र सरकार के उन फैसलों पर बात करेंगे जो आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर करोड़ों पेंशन भोगियों की आशाओं से जुड़ी है। हम बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 की, जहां न्यूनतम पेंशन की राशि में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की चर्चा गर्म है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब, जहां सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अंत में हम उत्तर प्रदेश के उन पात्र कर्मचारियों की बात करेंगे जिन्हें पुरानी पेंशन योजना OPS में वापस जाने का एक और स्वर्णिम अवसर मिला है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन की संभावित 3 गुना बढ़ोतरी निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं, एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3 गुना यानी 3,000 रुपये प्रति माह करने का ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। यह मात्र एक संख्या का बदलाव नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के जीवन में एक क्रांतिकारी सुधार की नींव रखने जैसा होगा जो अपनी वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस योजना की पृष्ठभूमि में जाना होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 निजी क्षेत्र के संगठित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना से लगभग 76 लाख पेंशन भोगी जुड़े हुए हैं, जो 186 से अधिक विभिन्न उद्योगों और संस्थानों से आते हैं। लंबे समय से इन पेंशन भोगियों की यह शिकायत रही है कि उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि इतनी कम है कि आज की बढ़ती महंगाई में गुजारा करना लगभग असंभव है। आपको याद होगा कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 1 दशक बीत चुका है और महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में 1,000 रुपये की यह राशि अब अप्रासंगिक लगने लगी है। पेंशन भोगी संघ, विशेष रूप से राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC, पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता DA देने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रही है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर देश भर में धरने, प्रदर्शन और रैलियां की हैं। कई बार उनकी मुलाकातें केंद्रीय मंत्रियों से भी हुईं। साल 2025 के आम बजट से ठीक पहले पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिलकर अपना पक्ष रखा था और उन्हें अपनी मांगों का एक विस्तृत झांपन भी सौंपा था। उस समय उन्हें सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन भी मिला था, लेकिन बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं हो पाई थी, जिससे पेंशन भोगियों में निराशा का माहौल था। लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। इस नई चर्चा के पीछे कई ठोस कारण नजर आ रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है संसदीय समिति की सिफारिश। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में श्रम मंत्रालय से न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा 1,000 रुपये से आगे बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है। संसदीय समिति की सिफारिशों को सरकार गंभीरता से लेती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता के प्रतिनिधियों की आवाज होती है। समिति का मानना है कि 1,000 रुपये की राशि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए अपर्याप्त है और इसमें तत्काल बढ़ोतरी की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा कारण श्रम मंत्रालय का अपना पुराना प्रस्ताव है। यह बात भी सामने आई है कि श्रम मंत्रालय ने स्वयं साल 2020 में वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई थी। हालांकि उस समय वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और संसदीय समिति का भी दबाव है, तो सरकार अपने पुराने प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।
और उसे मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके 3,000 रुपये तक ले जा सकती है। मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार संस्थाओं में प्रकाशित खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा चल रही है। सरकार इस बात को समझ रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद जनता से जुड़े कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। करोड़ों पेंशन भोगी एक बड़ा वोट बैंक भी हैं और उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का कदम सरकार के लिए एक बड़ी सकारात्मक पहल साबित हो सकता है। यह राशि भले ही पेंशन भोगियों की 7,500 रुपये की मांग से काफी कम हो, लेकिन यह मौजूदा राशि से 3 गुना अधिक है और इसे एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह फैसला लागू होता है तो इसका सीधा असर 76 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन पर पड़ेगा। उनके लिए अपनी दवाइयों का खर्च निकालना, घर का किराया देना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यह उन्हें आर्थिक रूप से थोड़ी और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा और उनकी गरिमा को बहाल करेगा। सरकार के इस कदम को EPFO 3.0 योजना की चर्चाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और अधिक व्यापक और मजबूत बनाना है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से विभिन्न स्तरों पर घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में, संभवतः अगले संसदीय सत्र या बजट से पहले, हमें इस संबंध में एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सभी की निगाहें अब श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। पंजाब में NPS कर्मचारियों को बड़ी राहत अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां राज्य सरकार ने अपने हजारों कर्मचारियों के हित में एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। यह फैसला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। पंजाब सरकार ने पारिवारिक और दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब इन सुविधाओं को प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक सरल और सुगम हो गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले उस पुरानी शर्त को जानना होगा जिसे अब हटाया गया है। दरअसल पंजाब के वित्त विभाग ने 8 अक्टूबर 2021 को एक निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के अनुसार NPS के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों, चाहे वे नए नियुक्त हुए हों या पहले से सेवा में हों, को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक विकल्प चुनना अनिवार्य था। यह विकल्प इस बात का था कि सेवा के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में वे या उनके परिवार के सदस्य पुरानी पेंशन योजना के नियमों के तहत पारिवारिक या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होता था। देखने में यह एक सामान्य प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन व्यवहार में यह शर्त कई परिवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। कई कर्मचारी इस नियम की जटिलता या इसके महत्व से अनजान थे और उन्होंने यह विकल्प फॉर्म नहीं भरा था। अब कल्पना कीजिए, किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है और उसने यह विकल्प नहीं चुना है। ऐसे में उसके शोक संतप्त परिवार को पेंशन का लाभ लेने के लिए भारी नौकरशाही की बाधाओं और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें यह साबित करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे कि वे पेंशन के हकदार हैं, और कई मामलों में प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती थी कि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। यह एक ऐसी मानवीय समस्या थी जिस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक था। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने उन परिवारों की पीड़ा को समझा है जिनके सदस्य सेवा के दौरान दिवंगत हो जाते हैं और जो केवल एक औपचारिक प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। 27 जून 2025 को वित्त विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके 8 अक्टूबर 2021 के निर्देश में वर्णित उस शर्त को पूरी तरह से हटा दिया है जिसमें विकल्प चुनना अनिवार्य था। इस नए आदेश का सीधा सा मतलब यह है कि अब पंजाब में किसी भी NPS कर्मचारी को पारिवारिक या दिव्यांग पेंशन के लिए अलग से कोई विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उनका अधिकार माना जाएगा और यह सुविधा उन्हें स्वतः ही प्राप्त होगी।
यानी अब यह व्यवस्था विकल्प चुनने पर आधारित से बदलकर डिफ़ॉल्ट रूप से स्वतः प्राप्त हो गई है। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका विस्तारित दायरा है। वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि यह लाभ अब केवल पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार राज्य के सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य राज्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों तक भी किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के संरक्षण में काम करने वाले हर एनपीएस कर्मचारी को यह सामाजिक सुरक्षा कवच मिल सके। यह निर्णय वास्तव में कर्मचारी हितैषी शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाता है कि सरकार केवल नियम बनाने में ही नहीं, बल्कि उन नियमों के मानवीय प्रभाव का आकलन करने और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करने में भी विश्वास रखती है। इस एक कदम से हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है और उन्हें एक बड़ी मानसिक शांति मिली है। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि किसी कागजी औपचारिकता के अभाव में वे अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। यह पंजाब के एनपीएस कर्मचारियों के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी और स्वागत योग्य खबर है। उत्तर प्रदेश ओपीएस का सपना होगा साकार। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर एक बार फिर उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। राज्य सरकार ने हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है जो नई पेंशन योजना एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के बीच अधर में लटके हुए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ विशेष पात्रता रखने वाले राज्य कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में जाने का विकल्प चुनने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। इसके लिए समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस सुनहरे अवसर से वंचित न रह जाए। यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया तो राज्य में एनपीएस लागू होने से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी अंतिम नियुक्ति एनपीएस लागू होने के बाद हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य किया गया था, लेकिन ऐसे हजारों कर्मचारी थे जिनकी भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और उन्हें नियुक्ति पत्र इस तारीख के बाद मिला। ऐसे कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि जब उनकी भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के तहत शुरू हुई थी तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ मिलना चाहिए। इस मामले पर विचार करते हुए सरकार ने पहले भी इन कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प देने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में 28 जून 2024 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें इन पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन यह देखा गया कि कई कारणों से बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारी और उनके विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। कुछ कर्मचारियों को जानकारी के अभाव में अवसर का पता नहीं चला, तो कुछ विभागों में प्रशासनिक देरी के कारण मामले लंबित रह गए। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां कर्मचारी ने तो समय पर अपना विकल्प दे दिया, लेकिन उनके नियुक्ति प्राधिकारी ने निर्धारित तिथि तक ओपीएस में शामिल करने का अंतिम आदेश जारी नहीं किया। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी वास्तविक पात्र कर्मचारी अपने अधिकार से वंचित न हो, प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने इस संबंध में एक नया संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। इस नए शासनादेश के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह उन सभी के लिए एक बड़ी राहत है जो पिछली बार चूक गए थे। इसके अलावा प्रक्रिया के अन्य चरणों के लिए भी नई समय सीमा निर्धारित की गई है। कर्मचारियों द्वारा विकल्प चुनने की अंतिम तिथि। पात्र कर्मचारी अब 30 सितंबर 2025 तक ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की अंतिम तिथि। कर्मचारियों के विकल्प प्रस्तुत करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को उन्हें ओपीएस से आच्छादित करने का अंतिम आदेश जारी करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। एनपीएस खाता बंद करने की अंतिम तिथि। एक बार जब कर्मचारी को ओपीएस के तहत शामिल करने का आदेश जारी हो जाता है,
तो उसके मौजूदा एनपीएस खाते को बंद करने और उसमें जमा धनराशि को सरकारी खजाने में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि यह अवसर सभी के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं कि उनकी नियुक्ति उस भर्ती विज्ञापन के आधार पर हुई है जो 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हुआ था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग इस तारीख के बाद हुई हो। सरकार का यह कदम उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जबकि एनपीएस बाजार के जोखिमों के अधीन है। यही कारण है कि कर्मचारी ओपीएस को एक अधिक सुरक्षित भविष्य के रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया यह अतिरिक्त अवसर निश्चित रूप से कई कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। तो यह थी आज की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ईपीएस 95 पेंशन में संभावित 3 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद ने जहां करोड़ों बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, वहीं पंजाब सरकार के फैसले ने एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। और उत्तर प्रदेश में ओपीएस का विकल्प चुनने का एक और मौका देकर सरकार ने हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। यह सभी घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि सरकारों का ध्यान अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कल्याण से जुड़े जमीनी मुद्दों पर केंद्रित हो रहा है। हम इन सभी मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल।